नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मैं पहली बार इस फेसबुक के माध्यम से लाइव आया हूँ, इसलिए कुछ गलतियाँ हों उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से क्षमा प्रार्थी। परिचित लोग मेरे परिचय से वाकिफ़ हैं, कुछ ऐसे मित्र भी होंगे जिन्हें मेरा परिचय प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक सिंह है, गाजीपुर जनपद का मैं रहने वाला हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य। आज सन 2020 लगभग आधा खत्म होने जा रहा है और जिस दिन भी भविष्य में चल के इतिहास के पन्नों में ये साल दर्ज होगा तो केवल एक शब्द के रूप में कोविड-19 कोरोना के रूप में भारत सहित पूरी दुनिया का इतिहास 2020 का लिखा जाएगा। कोविड-19 चीन के वुहान प्रांत से चलकर और इस समय दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं बचा है जो उसकी चपेट में नहीं है। पिछले 6 महीने में तमाम कोशिशों के बाद अभी आज तक कोई कारगर वैक्सीन WHO से लेकर के और पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए। अभी भी यह रोग लाइलाज है। पूरी दुनिया इससे अपने अपने तरीके से इस महामारी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन किसी को भी इस पे सफलता अभी नहीं मिली। कुछ आंकड़े हैं 19 मई तक के, जो टॉप के 15 देश इससे प्रभावित हैं। उन देशों की कुल आबादी 142 करोड़ से ज़्यादा है और इन देशों में कुल केस 36 लाख हैं और लगभग 2.25 लाख लोग इससे कोविड-19 के प्रभाव से अभी तक अपने प्राण गंवा चुके हैं। ये जो अभी मैंने आंकड़े बताए इसमें अपना देश शामिल नहीं है। हमारे देश की आबादी 137 करोड़ है और ये आंकड़े 19 मई तक के हैं और 19 मई तक हमारे देश में 1,06,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए और भारत के 3,303 लोग इस आपदा में अपने प्राण गंवाए, जबकि 33,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज हमारे देश के स्वस्थ होकर के अपने घरों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगर इन आंकड़ों का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे
तो पूरी दुनिया से बेहतर तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस लड़ाई को आप सबसे बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो भारत की जनता का, और भारत की जनता का अपने नेतृत्व पर विश्वास। जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या अन्य राज्य सरकारें, उनके मुखिया ने जो भी बातें आकर के अपनी जनता के सामने रखी, भारत की जनता ने कुछ अपवाद छोड़ करके बिना इफ बट के उन बातों को माना। जनता कर्फ्यू हो, पहला लॉकडाउन हो, दूसरा लॉकडाउन हो, तीसरा लॉकडाउन हो, और वर्तमान में चल रहा चौथा लॉकडाउन। इसके बाद जितनी भी अन्य गाइडलाइनें सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने लागू की, उनका भी अक्षरशः पालन भारत की जनता ने किया। और एकमात्र यही कारण है हम भारतवासियों का धैर्य, अपने नेतृत्व पर विश्वास, कि जहां अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो आबादी में आपसे कम, सुविधाएं में आपसे और हमसे काफ़ी बेहतर, उसके बावजूद भी वहाँ मौतों का आंकड़ा या सकारात्मक मरीजों का आंकड़ा हमारे देश से ज़्यादा है। भारत की जनता ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस जंग को हम लोग लड़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल हम इस जंग पे विजय पाएंगे। परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी कि लग रहा है मुझे भी फेसबुक लाइव आना पड़ेगा, और कल मैंने आप लोगों को सूचित किया कि कल मैं इस समय फेसबुक लाइव रहूंगा। विषय था इस वैश्विक महामारी में भारतीय राजनीति। तो भारत की जनता के सहयोग से हम जिस लड़ाई को आज भी बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, उसमें कुछ रुकावटें पैदा करने का काम भी हुए हैं, जिसे हम और आप भली भांति देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी बताई मैंने, कई राज्यों में विभाजित, अलग अलग बोली भाषा, और भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं जिनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। और राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी मैं रहा हूं, और जो आप लोगों से मेरे से भी भारतीय राजनीति का अध्ययन करता हो या राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हो, उसने इस चीज को पढ़ा है कि राजनीति का अंतिम ध्येय सत्ता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के माध्यम से सत्ता के केंद्र पे पहुंचना, उसके बाद अपनी विचारधाराएं के हिसाब से काम करते हुए
प्रदेश और देश की सत्ता को संचालित करना। तो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल हैं और उनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन जब हम दुनिया के स्तर पे जाएं या केवल अपने लेवल पे जाएं, तो दुनिया दो खेमों में बटी है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरा उस राष्ट्रवादी विचारधारा के अगेंस्ट, खिलाफ में। और थोड़ा सा उसको हम लोग विस्तारित करेंगे सामान्य शब्दों में, तो दक्षिणपंथी विचारधारा और वामपंथी, वाम मार्गी, जिसे हम लोग वामपंथ के नाम से जानते हैं, और दक्षिण मार्गी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को कहा जाता है। और इस समय अगर आप दुनिया को उठा के देखें तो जो भी मतलब मजबूत देश हैं, सौभाग्य कहिए, संजोग कहिए, जो भी कहिए, लेकिन पिछले 5 साल से 6 साल से राष्ट्रवादी विचारधाराएं दुनिया पे शासन कर रही हैं। उसी कड़ी में इस समय भारत का प्रतिनिधित्व भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों के हाथ में है, और जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और प्रतिनिधि के रूप में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में भारत की तरफ से करते हैं। परिवर्तन ये आया पिछले 5-6 सालों में, जो मेरा अनुभव है। मैंने पहले बताया आपसे कि मैं खुद इसी विचारधारा से जुड़ा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातों से आप सहमत ही हों, लेकिन मैं अपना आकलन बता रहा हूँ कि भारत में भी स्थिति वही है। अलग अलग विचारधारा के लोग आज 2 खेमे में बटे हैं। एक राष्ट्रवादियों का खेमा है और दूसरा राष्ट्रवादियों के खिलाफ का खेमा है। तो राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी हो गए, और जो राष्ट्रवादियों के खिलाफ में हैं वो अपने आप वाम मार्गी हो गए। अब मुझे कौन राष्ट्रवादी खेमे में है, कौन वामवादी खेमे में है, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। उसको यहाँ बताने का काम मैं नहीं समझता कि जरूरी है। लेकिन राष्ट्रवादी या दक्षिणपंथी और वाम मार्गी, इन 2 विचारधाराओं में जब द्वंद्व चलता है, तो जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रवादी का मतलब कि सबसे पहले हमारा देश के उत्थान के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे, सही हो गलत हो। मैं आम लोग की बात बता रहा हूँ, संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा चुने गए लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं आम लोगों के दिल की बात बता रहा हूँ। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका मतलब यह है कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव या हमारा घर, जो सामाजिक व्यवस्था है, परिवार से शुरू होकर के और उसका बृहद रूप गांव, मोहल्ला, गांव, जिला, ब्लॉक, और उसके बाद राज्य, और राज्य के बाद देश, तो वो सबसे पहले अपने देश को रखते हैं। और उसके लिए जो अगर त्याग भी करना पड़े तो करने को तैयार रहते हैं। उनकी नज़र में कोई गलत काम करने से भी अगर उनके देश का, गांव का, मोहल्ले का, परिवार का, जिले का विकास या उत्थान होगा या नाम होगा, तो वो उसे भी करने से गुरेज नहीं करते। वाम मार्गी, आप जानते हैं कि स्वभोगी, हम खा पी के मस्त रहें, जितने दिन का जीवन है उतने दिन मौज से रहें,
उसके बाद कौन किसने क्या देखा है। देहात में कहावत भी है, खा पी के मस्त रहिए, मरने के बाद कौन देखने आता। लेकिन पिछले 6 साल से जब से भारत की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई, तब से ये वाम मार्गी विचारधारा के प्रतिनिधित्व करता, जो कि बाकी अन्य जितनी विचारधाराएं हैं देश में, वो एक मंच पे हैं और वो राष्ट्रवादी को हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अपने देश, प्रदेश, जिले के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, उसी तरीके से वाम मार्गी लोग इन राष्ट्रवादियों को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस वैश्विक महामारी में देश की जनता और देश की सरकार एक मंच पे कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ रही है। उसका परिणाम मैंने आपको बताया, अन्य माध्यमों से भी आप लोग को जानकारी प्राप्त हो रही है। लेकिन जैसे ही जनता कर्फ्यू लगने के बाद पहला लॉकडाउन लगता है 25 मार्च को, और 29 मार्च के बाद जब जमातियों का विस्फोट होता है, दिल्ली से वो विस्फोट होता है और लगभग पूरे देश में फैलता है। इन जमातियों का विस्फोट जानबूझ के था, अनजाने में था, ये जांच का विषय है। और इस वैश्विक महामारी के प्रकोप के समाप्त होने के बाद सरकारें इसका जांच कराएंगी। लेकिन जो उस समय की प्राथमिकता थी वो ये थी कि इनको चिन्हित करके इनकी जांच हो, क्वारंटाइन हो, और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाए। किसी कारणों से जमात के जुड़े लोग ने अपने आप को छुपाने का काम किया। छुपाने और फंसाने को लेकर काफ़ी दिन बहस चली, लेकिन मैं फिर उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जमात के लोग ने छुपने का काम किया और उनके समर्थकों ने उनको छुपाने का काम किया। भारत में कई राज्य हैं और कई राज्यों में राष्ट्रवादियों की सरकार है तो कई राज्यों में गैर राष्ट्रवादियों की। मैं विचारधारा के आधार पे ये वादियों का वर्गीकरण किया हूँ, और दोनों विचारधाराएं पोषित राज्यों में इन जमातियों से निपटने का तरीका अलग अलग था। प्रथम चरण में जो भी बढ़ोतरी इस कोविड-19 का भारत में हुई, उसका सबसे प्रमुख कारण तबलीगी जमाती थे। आज तक अभी 2 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा में 130 या 105 जमाती गिरफ्तार किए गए। 2.5 महीने के बाद भी ये लोग अभी तक फंसे हैं, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से छिपे हुए हैं। उसके बाद दिल्ली की सरकार या सरकार पोषित लोग ने एक अफवाह उड़ाई और वहाँ से उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मजदूरों को या निवासियों को
यूपी बॉर्डर तक पहुंचाने का काम किया। और एक बहुत बड़ा हुजूम आपके बॉर्डर पे आके खड़ा हुआ। उस हुजूम से किसी तरीके से 3-4 दिन 5 दिन लगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पूरी ताकत लगा के उनका पूरा चेकअप कराना, उनके भोजन की व्यवस्था, बसों का इंतजाम करके उनको एन केन प्रकारेण उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया गया। ये पहले चरण में गैर राष्ट्रवादियों की एक नापाक साजिश थी इस जंग को कमजोर करने की। तीसरे चरण, दूसरा चरण ठीक ठाक बीता। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, पालघर की संतों की हत्या एक बड़ी घटना हुई द्वितीय चरण में। उसके बाद तीसरे चरण में जब यह दिखा कि नहीं, सरकार जनता के सहयोग से इस मामले को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही है, तो गैर भाजपा या गैर राष्ट्रवादी सरकारों ने अपने यहाँ से मजदूरों को बड़ी संख्या में भेजने का काम किया कि यहाँ पे लॉकडाउन पता नहीं कितने दिन रहेगा, कंपनियां भी खुलेंगी नहीं खुलेंगी, क्या खाओगे क्या करोगे। और जहाँ भी ये श्रमिक रहते हैं, मतलब काफ़ी मैं घूमा हूँ, मतलब वो एक निश्चित दायरे में और ज़्यादातर जगहों पे मतलब वो समूह के रूप में रहते हैं। कहने मतलब उत्तर भारतीय जहाँ रहते हैं या मजदूर प्रवासी जिन्हें भी आप जो भी कहिए, वो एक समूह के रूप में रहते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ या झुग्गियाँ जो भी कह लीजिए आप, जिसका जो स्तर, वो मतलब समूह में रहते हैं। और उनके घरों का बिजली पानी तक काटने का काम वहाँ के लोगों द्वारा किया, जैसा सुनने में आया। तो इसके मतलब एक तो जो व्यवस्था इस जंग के खिलाफ अच्छे तरीके से चल रही है उसको प्रभावित करना, और दूसरा कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना। मतलब हमारी देश की राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये दो कोड हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक क्षेत्रवाद के कोड पे मोदी जी के आने के बाद कुछ हद तक क्या पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस महामारी में एक बार पुनः यह क्षेत्रवाद की भावनाएं को उभारने का काम विपक्षियों द्वारा किया गया, वाम मार्गियों द्वारा, और जिसमें वो सफल रहे। और उसी का ये मतलब परिणाम है कि देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रमिक और प्रवासी अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, जिन्हें भड़काने का काम इन वामियों ने किया कि मर जाओगे, खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, देख रहे हो बिजली काट दी जा रही है, पानी काट दी जा रही है, तो तमाम तरीकों की चीजें। और वो श्रमिक अब लौट रहे हैं। अब सबसे बड़ा लोड उत्तर प्रदेश के ऊपर, कि देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार जाने वाले, बंगाल जाने वाले भी लोग उत्तर प्रदेश होकर के ही जाएंगे, तो ज़्यादा लोड उत्तर प्रदेश की सीमा पे। पिछले 3-4 दिनों से आपने भी देखा होगा, हमने देखा, प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का एक लेटर आया। 1000 बसें की अनुमति मांगा उन्होंने। अब आप समझिए कि
1000 बसों की अनुमति मांगा था। बाद में वो जब सरकार ने कहा कि ठीक है आप उसकी सूची दीजिए और आप जहाँ कहेंगे जो भी, मतलब वो विषय नहीं, अनुमति आप किसको लाती? मतलब व्यवस्थाएं तो सरकार संचालित करती हैं, कोई भी सरकार हो, सही हो गलत हो। मजदूर लाएंगे, उनका चेकअप होगा, कहाँ होगा, फिर चेकअप के बाद उनको गाड़ी में बैठाना, उनको वहाँ पहुँचाना, वहाँ क्वारंटाइन कराना। खैर उसके बाद बसों की सूची मांगी गई, बसों की सूची आई, उसमें कितनी सही कितनी गलत, तमाम तरीक़ों के उसमें अभी दोनों तरफ से लिखा पढ़ी भी हुई, FIR भी हुई, और अभी वो जंग वैसे ही चल रही है। तो तुरंत वाम, मैंने बताया ना, वाम मार्गी और राष्ट्रवादी मार्गी। तो वाम मार्गी ने बताया कि योगी जी राजनीति कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, राजनीतिक व्यवस्था है, आप राजनीति करोगे तो अगला की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। अगर आपके शब्दों को ही मान लिया जाए तो मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। आप राजस्थान सरकार की बसें ला सकती हैं यूपी बॉर्डर पे वहाँ के मजदूरों को पहुँचाने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार की बसों को राजस्थान से बैठा करके आप यूपी नहीं ला सकते। इसे राजनीति न माना जाए तो क्या माना जाए? लेकिन किसी ने यह प्रश्न श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। आज पूरा वाम मार्गी या वामपंथी पत्रकारों का जो समूह है, उसने पूरा फोकस उत्तर प्रदेश की सड़कों पे कर रखा है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, वो मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है, मजदूर पैदल चल रहे हैं, ट्रकों से आ रहे हैं, उनके भोजन का इंतजाम नहीं है। मतलब तमाम तरीके की कई फ़ोटो आ रही हैं। एक फ़ोटो बांगी पे लेकर के कोई आ रहा है, कोई दिखा रहा है कि वो बच्चा ट्रॉली पे लेटा हुआ है, उसकी माँ उसको खींच रही है, कोई दिखा रहा है कि कोई खाने को नहीं मिल रहा है, कोई दिखा रहा है कि सर पे 50 किलो का बोझ है, कोई दिखा रहा है कि कोई लड़का अपनी माँ को गोद में लिया। आप कल्पना करके देखिए, जितनी भी फ़ोटो आए, चाहे बच्चा खींचने की हो, चाहे माँ को उस कंधे पे लेके चलने की हो, चाहे बांगी पे बैठा के लेके चलने की हो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब जो बहुत बड़ा पहलवान होगा, जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। मतलब ये नैरेटिव सेट करने का कि कहते मजदूर मर रहा है। किसी भी पत्रकार ने या किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया जहाँ से चले हैं वहाँ के लोगों को भी कुछ, जिसकी सरकारें उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। एक बार ये प्रश्न नहीं आया कि जो राजस्थान से, जो मध्य प्रदेश से, जो गुजरात से, जो महाराष्ट्र से, जो दिल्ली से प्रवासी मजदूर या प्रवासी लोग चले हैं, उन राज्य सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? इन प्रवासी मजदूरों ने वहाँ के विकास में कुछ योगदान दिया है कि नहीं दिया है? अगर दिया है तो उन राज्य सरकारों का भी कोई जिम्मेदारी बनती है अथवा नहीं बनती है। मतलब ये वाम पत्रकारिता का स्तर है। अब आ जाइए कि सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मतलब वाम पत्रकारिता या वाम मार्गियों की एक नैरेटिव सेट की जा रही है, जिसमें मतलब फोटो दिखा करके मतलब आम आदमी भी उसमें फंस जा रहा है। लेकिन मतलब पहला जैसे ही लॉकडाउन लगा, उसी समय मतलब आया कि जितने भी गरीब महिलाओं, गरीब और मतलब जो भी महिलाओं के जनधन खाते हैं, उनके खातों में 3 माह तक 500-500 रुपये सरकार भेजेंगी। आए कि नहीं आए ये आप अपने गांव में पता कर लीजिए। जिन महिलाओं के उज्ज्वला कनेक्शन, गैस के कनेक्शन हैं, उनको प्रति मतलब अगले 3 माह तक 1-1 सिलेंडर मुफ्त देगी, उसका पैसा सरकार भरेगी। ये पैसे या ये सिलेंडर उन महिलाओं को मिले या उन परिवारों को मिले कि नहीं मिले, ये आप पता कर लीजिए। रजिस्टर्ड श्रमिक जितने भी हैं, उनके खातों में 1-1 हज़ार रुपये की दूसरी किस्त भी पहुंची कि नहीं पहुंची, ये आप अपने स्तर पे पता कर लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पैसा 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खातों में समय से पहले पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये
आप अपने स्तर से पता करिए। प्रत्येक गरीब को 5 किलो गेहूं या चावल, दाल, 1 किलो दाल अगले 3 महीने तक मुफ्त दिया जाएगा। मिला कि नहीं मिला, आप अपने अगल बगल पता करें। मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी, आज समय देखिए आप हर जगहों में लगभग मनरेगा का कहीं ना कहीं काम चल रहा है। तो जो उनकी मजदूरी 182 रुपये थी उसको बढ़ा के 202 रुपये किया गया कि नहीं किया गया। सीनियर सिटीजन, विधवा, दिव्यांग के पेंशनरों के खाते में 1000 रुपये अनुग्रह राशि सरकार की तरफ से गई कि नहीं गई, इसका आप पता लगाइए। और अगर ये सारे काम हुए हैं तो जनधन खाता किसका है, उज्ज्वला कनेक्शन किसका है, रजिस्टर्ड श्रमिक कौन है, किसान सम्मान निधि का पात्र कौन है, राशन उठाने वाला कौन है, मनरेगा का मजदूर कौन है, और विधवा, वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनर कौन है। टाटा, बिरला और अंबानी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये हमारे समाज का सबसे गरीब नीचे का तबका ही है। इतना काम हुआ लेकिन किसी भी वाममार्गी पत्रकार या किसी भी पत्रकार ने इसको बताना उचित नहीं समझा। और ये इस वैश्विक महामारी के दौरान की गई सरकार की व्यवस्था अपने गरीब लोगों के लिए थी। पलायन के मुद्दे पे बात हो गई, गरीब के लिए किए गए कार्य के मुद्दे पे बात हो गई, भारतीय राजनीति में विचारधारा की बात हो गई। लेकिन मैंने कहा कि हमारे देश के लिए अगर सबसे खतरनाक चीज अगर कुछ है तो ये वामपंथी विचारधारा है। अच्छा, संभवतः 20 मार्च नहीं 29 मार्च के आसपास एक प्रधानमंत्री केयर फंड की स्थापना हुई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने आकर के अपील की कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ इस फंड में आप लोग सहयोग करें, दान करें। और उसमें उद्योगपति से लेकर के और एक गरीब मजदूर, आपने पढ़ा भी होगा कि एक किसी किसान ने अपनी पूरी सम्मान निधि जमा कर दी जबकि उसको उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो कहने का मतलब कि सबसे ऊंचे से लेकर के और नीचे तक के लोगों ने उसमें अपनी क्षमता अनुसार सहयोग किया। अब उस पर नैरेटिव सेट करना वाम पत्रकारिताओं द्वारा कि उसने जो फंड में पैसा जमा हुआ है उसका हिसाब दीजिए, ये तो दूसरे चरण में। पहला मतलब कि क्या ज़रूरत थी, प्रधानमंत्री राहत कोष था पहले से, तो फिर इस ऐसे फंड की क्या ज़रूरत थी। मतलब तमाम तरीके की तुमसे पूछने की ज़रूरत है। भाई, देश की जनता ने हमें चुना है और कुछ अधिकार दिए हैं, और उन अधिकारों का उपयोग करते हुए देश की भलाई के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए जवाबदेही समय पे होती है। खैर, उसका भी जवाब आया कि ये जो केयर फंड बना है वो केवल इस आपदा के लिए है, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कहीं भी उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि इसका उपयोग केवल इस महामारी के लिए। तो क्यों बना, ये बवाल खत्म हो गया। जब उसका जवाब आया तो उसके बाद अब कहीं कोई नहीं पूछता कि क्यों बना। अब सवाल ये आता है कि उसमें कितना पैसा आया, उसकी ऑडिट नहीं है, कोई उसका हिसाब नहीं है। तो भैया,
जितने लोग हिसाब मांग रहे हो, एक एक स्क्रीनशॉट भेज देते कि 1 रुपया दान दिए उसमें। आप भी पूछेगा अगल बगल में, जो भी हिसाब मांग रहा है उससे पूछेगा भैया 1 रुपया दिए हो उस खाते में, उस फंड में अगर आपने 1 रुपया दिया है तो आप उसका हिसाब मांगने के भागी। जितने लोगों को प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब चाहिए, वो उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने उस फंड में 1 रुपये जमा किया। और दान दिया हुआ मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जो हमारी संस्कृति विशेष तौर पर सनातन धर्म की जो संस्कृति और सभ्यता है कि दान दिए हुए धन का कभी हिसाब नहीं मांगा जाता। लेकिन वो वाममार्गी हैं, वामपंथी हैं, कुछ भी कहिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उनका नैरेटिव सेट है कि इतना पैसा जमा हो गया है, क्या हुआ उसका हिसाब दीजिए। तुम्हें कैसे पता चला भैया कि कितना पैसा जमा हो गया? खैर, अब कोई हिसाब भी नहीं मांग रहा है। लेकिन अभी बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, नाम इतना अच्छा, पृथ्वीराज चौहान, काम मोहम्मद गोरी वाला उन्होंने किया। सुझाव उन्होंने दिया कि मंदिरों के पास बहुत ज़्यादा सोना इकट्ठा हो गया है और उसको अधिग्रहित कर करके इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग लड़ी जाए। तो पहली चीज़ तो इसका निर्धारण करने वाले तुम कौन होते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर सच्चे भारतीय हो, दिख रहा है तुम्हें कि भारत के मंदिरों के पास बहुत सोना है, तो मुझे लगता है कि भारत की चर्चों, भारत की मस्जिदों के पास भी बहुत बड़ी धनराशि है। लेकिन क्या कभी आपने सुना किसी ने, क्योंकि राष्ट्रवादी तो इस लफड़े में पड़ते ही नहीं है कि मस्जिद में कितना पैसा है, चर्च में कितना पैसा है, मंदिर में कितना पैसा है। दान दिया हुआ धन है, अपनी संस्कृति के हिसाब से अगर हमने मंदिर में दान दिया है तो उसकी मंदिर की जो व्यवस्था होगी, जो उसकी व्यवस्था समिति होगी, वो उसका संचालन करेगी। क्योंकि हम तो मंदिर में दान देते हैं। मस्जिद में, चर्च में हम दान देते नहीं, इसलिए हमें उससे मतलब नहीं कि वहाँ कहाँ उसका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका हिसाब वो जाने। लेकिन जितने वामपंथी विचारधारा से पोषित लोग हैं, आपने कभी सुना हो कि नहीं किसी मस्जिद का पैसा उठा के इस काम में लगा दिया जाए, किसी चर्च की संपत्ति उठा के इस काम में लगा दी जाए? लेकिन मंदिर का पैसा लगना चाहिए। मतलब ये कांग्रेसी और ये वामपंथी, अभी जो अयोध्या का फैसला आया उससे पहले तक यही बताते थे कि राम मंदिर काल्पनिक चीज़ है, राम सेतु ये है वो है। फैसला आ गया, मतलब राम मंदिर या किसी मंदिर में आपने एक पैसा दान नहीं दिया और तुरंत आपको मंदिरों के स्वर्ण भंडार दिखने लगे। मतलब ये जो है, मतलब सनातनियों को चोट पहुंचाना। सनातनी मतलब राष्ट्रवादी। मंदिर की जगह पे शिक्षालय बना दिया जाए, अस्पताल बना दिया जाए, विद्यालय बना दिया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए। कुछ इतने जानकार थे जिन्होंने गंदा नाम भी लिया, वो बना दिया जाए। आप कल्पना करिए दूसरे धर्म के प्रति ऐसे बोल लेने पे। लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी इन कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने अपनी गंदी राजनीति जारी रखी। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, इतने लथाड़े गए, इतने लथाड़े गए राष्ट्रवादियों द्वारा कि फिर दिखे नहीं कहीं है कि नहीं है, क्या है। तो मंदिर का भी मतलब सोना होना सुरक्षित है, फिलहाल कहीं कुछ है नहीं। लेकिन मतलब इनकी व्यवस्थाएं, इनके नैरेटिव देखिए वामपंथियों के। और मैंने बताया कि बहुत बड़ा देश हमारा, जितना बड़ा देश
उतने ज़्यादा राजनीतिक दल। कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय में पैदा होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कुछ कागजों में रह जाते हैं और कुछ धरातल पे जम जाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात देखिए, मैं बताना भूल गया, अभी ख्याल पड़ गया। इस लॉकडाउन प्रारंभ होने के समय एक आजाद समाज पार्टी की गठन कह लीजिए या उत्पत्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हुई है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि मैंने नाम लिया आजाद समाज पार्टी, कितने लोग के ध्यान में है? चर्चित व्यक्ति ने बनाई है पार्टी, और क्या योगदान है उसका इस वैश्विक महामारी में, उस पार्टी का और उसका क्या योगदान है। खैर, वो तो आ गया दिमाग में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 23-24 मार्च या 20-22 मार्च, जिस भी 20-23-22 को तो नहीं था, 20 से 25 के बीच में ही इस पार्टी का उदय हुआ। तो इतनी ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन सब ठीक है, मतलब सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा होगा, अपना अलग अलग ध्येय होगा। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि वामपंथी विचारधारा से पोषित राजनीतिक दल अलग अलग नाम से, क्योंकि जो पुराने वामपंथी हैं वो बेचारे तो इतने उजागर हो गए हैं कि उनको कोई वोट नहीं देता। वो हंसुआ बाल, हंसुआ थोड़ा, कोई वोट नहीं देता है। स्थिति उनकी बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन जो थिंक टैंक इनका है, अर्बन नक्सली जिसको मैं बोलता हूं, आपके हमारे बीच में रहने वाले, आपके घर में भी हो सकते हैं, हमारे घर में भी हो सकते हैं, पहचान नहीं आते। जो उनके थिंक टैंक थे, उन्होंने प्रारूप बदला, अलग कलेवर में वामपंथ को लेके आए, और जिसका जीता जाता ताजा उदाहरण हमारे दिल्ली वाले सर जी हैं। सब फ्री बांटिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, इसके बाद भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पलायन। खैर, पलायन मुद्दा नहीं है इस समय, मुद्दा है मतलब कि वामपंथी विचारधारा से पोषित राजनीतिक दल और उनके लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। तो जिस पार्टी का मैंने अभी नाम लिया, गठन हुआ है, कितने लोग आप लोग के जहन में है, नहीं है, या दिल्ली वाले हमारे ईमानदार सर जी, तो दिल्ली वाले ईमानदार सर जी तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। और एक सामने मैंने बताया, अभी एक ऐसा ही राजनीतिक दल, बस भैया समाप्त करूंगा 3-4 मिनट और। एक राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र के गर्भ में अभी पल रहा है। ध्येय उनका काफी लंबा है, मैं मतलब अभी अपने नाम से, अपने मुंह से नाम लेकर के चर्चा करना, उसको कुछ चीजें मैंने सीखी वहां से, तो अपने मुंह से नाम लेकर के मैं उन्हें क्या कहेंगे, उनके मतलब एजेंडे को या उनको प्रचारित करने में उनका सहयोग नहीं करूँगा। वो समय आने पे आपके सामने आ जाएंगे। बस मैं कुछ इशारों में छोटी छोटी चीज़ें, कि 20 लाख करोड़ का जब पैकेज आया, अब बात समझिए, जो मैंने आपको अभी गिराया गरीबों के लिए जनधन खाता, ये वो फला ढामा, उज्ज्वला गैस,
जो भी गिनाया वो मजदूरों गरीबों के लिए राहत पैकेज था। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया वो आर्थिक रफ्तार जो पिछले 2-2.5 महीने में एकदम ठप हो गई है, उसको रफ्तार देने के लिए इकोनॉमिक पैकेज सरकार लेके आई। हमको पता हो गया, आपको पता है, और उनको भी पता है कि ये पैकेज जो है इकोनॉमिक को, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ये पैकेज सरकार लेके आई है। लेकिन जिस दिन पैकेज की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और उसके बाद वित्त मंत्री महोदय ने उसको विस्तार से बताया, उस दिन से ही एक अलग सा नैरेटिव सेट हुआ कि तुरंत, मतलब इतने हमारे देश में गणितज्ञ हैं कि उस 20 लाख करोड़ को भारतीय जनसंख्या से डिवाइड करके 15,000 समथिंग मिलेगा। पहला चीज लेके आए कि इतना मिलेगा, उस पर सफलता नहीं मिल पाई, तो फिर दूसरा चीज लेके आए कि इसमें गरीबों के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो लोन बांट रहे हैं। हमको मतलब गरीबों को नगद पैसा की जरूरत है, नगद। ये 15,000 रुपये कै दिन चलेंगे? आप अपने जोड़ लीजिए, अपने उस पर जोड़ लीजिए कि 15,000 रुपये अगर आपके खाते में डाल दिए जाएं तो कै दिन चलेंगे? मतलब आर्थिक जो मंदी है इस समय, इस वैश्विक महामारी की वजह से, उसको रफ्तार देने के लिए लाए गए पैकेज को आप राहत पैकेज की ओर मोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, ये तो सब अमीरों के लिए है, हमें खाना नहीं है, हमें राहत चाहिए, हमें नगद पैसा चाहिए, तो हमें क्या नाम है लोन दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि गरीबों को भड़का करके, जो आज के वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, पहले के लोग गरीबों, पहले वामपंथी मजदूर को मिल मालिकों के खिलाफ भड़का करके मिल मालिकों का नुकसान करना और मजदूरों का दोहरा नुकसान करना, उनका ये काम था। देखो बंगाल की स्थिति देख लीजिए, मतलब पहले सब लोग बंगाल जाते थे कमाने के नाम पे, आज जाके बंगाल देख लीजिए, उसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वामपंथियों को जाता है। लेकिन वहां पर सच्चाई, मतलब पुराने वामपंथियों की सच्चाई उजागर हुई तो उन्होंने अपना कलेवर बदला। अब नए कलेवर के जो वामपंथी हैं वो कोई भी चीज गरीबों को सरकार के या व्यवस्था के खिलाफ भड़काना, और उनको व्यवस्था के खिलाफ भड़का करके, और जिनकी आंखें न खुली हों वो अपनी आंखें खोल के देख ले कि दिल्ली के गरीब लोगों की स्थिति आज क्या है। फ्री का बिजली दे रहे थे, फ्री का पानी दे रहे थे, फ्री का भोजन दे रहे थे, फ्री का राशन दे रहे थे, फ्री का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे थे, और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अगर कहीं मजदूर वर्ग भगा है या भागने पे मजबूर हुआ है तो वो दिल्ली है। तो अभी मतलब मैं ये कह रहा था कि तो आज जो एक नया राजनीतिक दल उदय होना है, मैं पहले सजग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे कुछ कांटेक्ट हैं उन लोगों से, कि इन लोगों ने आर्थिक पैकेज को अभी 2-3 दिन पहले, जिस दिन मैंने डाला कि मुझे भी लाइव आना पड़ेगा, मेन कारण वही था कि आर्थिक इकोनॉमिक पैकेज को किसी ने इकोनॉमिक पैकेज बोला ही नहीं। राहत पैकेज है, बजट है, पता नहीं क्या क्या, मतलब जैसे कोई ज्ञान शून्य, लेकिन ज्ञान शून्य है नहीं, क्योंकि जो उनके पीछे जो टीम काम कर रही है वो ज्ञान शून्य नहीं है। राहत पैकेज मेरे भाई इकोनॉमिक पैकेज है, राहत पैकेज नहीं है। और किसी भी चीज में किया गया इन्वेस्ट, ये इकोनॉमिक क्षेत्र में किया गया सरकार का इन्वेस्ट है, और आप किसी भी क्षेत्र में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लाभ मिनिमम कुछ दिन में आता होगा,
तो वो समय पे आएगा, वो इन्वेस्ट फेल हुआ पास हुआ, वो समय पे आएगा, उसका निर्धारण समय पे होगा। तो अब मैं समाप्त की तरफ हूँ। केवल इतना कहना चाहूँगा कि वामपंथियों से ज़्यादा सजगता की आवश्यकता है हमारे देश को। और एक लहजे में आप इतना जान लीजिए कि एक तरफ अगर पाकिस्तानी खड़ा है और दूसरी तरफ वामपंथी खड़ा है, तो शायद उस पाकिस्तानी में कुछ इंसानियत हो सकती है, इन वामपंथियों में कोई इंसानियत नहीं होती है। ये इतने खतरनाक है। इसलिए इस निवेदन के साथ इस वैश्विक महामारी में हम भारतवासी एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला करके सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए और बाहर से आ रहे श्रमिक भाइयों, प्रवासी भाइयों, वो भी हमारे अपने भाई हैं, बहन हैं, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था देखते हुए और इस विश्वास के साथ कि हम कोरोना को हराएंगे, भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। आज 21 मई है। आज ही के दिन हमने अपने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को खोया था। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और अगर कुछ गलत हो, बोला हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी के साथ अपनी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।